Why so much hate against बिहारी? हमारे देश में बिहारियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? सबसे पहले दोस्तों, बीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का यहाँ स्टेटमेंट, एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। फिर ये स्टेटमेंट पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का है कि हम यूपी, दिल्ली और बिहार के भाइयों को स्टेट में घुसने तक नहीं देंगे। अभी कुछ दिन पहले बिहारी माइग्रेंट्स को तमिलनाडु के अंदर मारा जा रहा है। चार आदमी मिल के हम लोग को रगड़ने लगा तो हम लोग जाके पुलवातन में बैठ गए, भाग के बैठे। दिल्ली के अंदर तो इनफैक्ट बिहारी शब्द को एज ए गाली यूज किया जाता है। अबे चलना बिहारी, रास्ते बंद मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? देश के हर कोने में बिहारी लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना आम सी बात है। बिहारी वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में गुटखा चबाता, लुंगी पहने, अग्रेसिव पर्सन की एक इमेज दिमाग में बनती जाती है, जो कि या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने हुए कपड़ों में मजदूरी करता होगा। बॉलीवुड फिल्म में भी जहां गैंग ऑफ वासेपुर, गंगाजल और शूल जैसी फिल्मों के अंदर बिहारियों को टर्की, वायलेंट और एक अग्रेसिव सोसाइटी की तरह पोर्ट्रे करते हैं। इनफैक्ट विकिपीडिया पर भी एक पूरा का पूरा पेज है जिसमें पूरा का पूरा पेज इनकी बिहारी सेंटिमेंट को लेकर। तो भाई क्वेश्चन घूम फिर करके वही आता है कि अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों के साथ कितनी नफरत। बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं नाही। मैं आपके सामने बिहारी बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मुंह वो टोबैको खा के वो स्लिक करते तो का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। आइए ना हमरा बिहार में। देखा जाए तो बिहार के लोग बड़ा ही प्राउड महसूस करते हैं अपने स्टेट को लेकर के, अपनी हिस्ट्री को लेकर के। और जब कहीं पर भी ये बात आती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है, तो लोग बड़ा डिफेंसिव मोड पर आ जाते हैं और यह कहने लगते हैं कि देश के सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी तो बिहार से ही निकलते हैं। लोग आपको बिहार की हिस्ट्री बताने लग जाते हैं कि बोध गया में जाकर के गौतम बुद्धा को ज्ञान मिला, अशोका और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उनकी कैपिटल भी तो पाटलिपुत्र थी, यानी कि आज का पटना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की, वो भी बिहार से थे। चाणक्य जिनका हिस्ट्री में इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन है, वो भी बिहार से थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का इन्वेंट किया, वो भी बिहार से थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, बिहार से ही। ऐसे ही काफी सारी बातें और काफी सारी हिस्ट्री है जिसकी वजह से एक बिहारी इंसान काफी ज्यादा प्राउड महसूस करता है। पर हमें समझना होगा कि हिस्ट्री चाहे कितनी भी रिच और कल्चरल इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इट्स स्टिल हिस्ट्री और प्रेजेंट कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और ऑनेस्टली अगर बिहार के प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाए तो बिहार काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आज की तारीख में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनडेवलपमेंट में काफी ज्यादा जूझ रहा है। लिटरेसी रेट बिहार का पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम है। लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम है क्यों? इसके मेन रीजन है स्कूल की बुनियादी जरूरतों की कमी, बच्चों का बीच में ही स्कूल का छोड़ देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता की कमी। लिटरेसी में सबसे कम और फर्टिलिटी रेट में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 3.0, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेन को देखा होगा तो आप इस प्रॉब्लम का आइडिया जरूर लगा लिया होगा। देखा जाए तो गरीबी भी किसी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है तो वो भी बिहार की है। ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसकी बिहार सबसे नीचे आता है। एक बात तो अक्सर ये कह जाती है कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस भी बिहार से ही निकलते, तो हाँ ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि सरकार ने अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं बनवाई या फिर नहीं लगवाई, तभी तो लोग प्राइवेट नौकरी नहीं कर पा रहे और इसी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जब लिटरेसी रेट कम होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, तो लोग पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे? वायलेंस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम रिपोर्ट को देखें तो बिहार क्राइम के मामले में 8th पर रैंक करता है। इन्हीं कुछ वजहों से गरीब इंसान और गरीब होते जा रहा है। बस इसी मजबूरी में बिहार का इंसान माइग्रेट करता है। पर अगर आप देखोगे तो इंसान माइग्रेट करता क्यों है? अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे पैसों के लिए, है ना? पर प्रॉब्लम यही तो है कि यही लोग जब वापस बिहार जाते हैं तो कास्ट या फिर जाति के ऊपर वोट डालते हैं। आज भी बिहार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और जातिवाद के ऊपर बात होती है पॉलिटिक्स में, न कि डेवलपमेंट के ऊपर। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 साल राज किया होगा। इनके राज को ना जंगल राज कहा जाता था। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कानून की धज्जियां उड़ी पड़ी है, क्राइम रेट आसमान पर था। इंसान 6 से 7 बजे के बाद में घर से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना बुरा हाल था बिहार का।
जितना मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो उसके हिसाब से मुझे दूसरा रीजन ये मिला बिहार के लोगों से हेट करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से पैसा कलेक्ट करती है, फिर जिस स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी, ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस बेसिस पर इक्वल फंड्स अलोकेट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बट उनको सेंटर की तरफ से काफी कम पैसा अलोकेट किया जाता है। यही वजह है कि साउथ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारी स्टेट का पैसा बिहार और यूपी के ऊपर खर्च हो रहा है, जबकि यह स्टेट सालों से वैसे के वैसे ही। और कुछ पॉलिटिशियंस का कहना तो ये भी होता है कि ये लोग हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हमारी जॉब्स खा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं और हम इनको इतना पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी अपने स्टेट को डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, वैसे ही बिहार में भी कुछ फ्लॉज हैं जिस पर वर्क किया जाए तो चेंज लाया जा सकता है। जैसे कि पहला, बिहार के अंदर सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए, यहाँ पर एक गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड करे या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। देखो बिहारी ना पूरे देश के अंदर अपने हार्डवर्क के कारण जाने जाते, तो अगर बिहार में बिजनेस सेटअप होंगे तो बिहार के बाहर कोई युवा नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा, और जो युवा कहीं बाहर जाकर के नौकरी तलाश में है उन्हें भी बिहार के अंदर ही नौकरी मिल जाएगी या फिर नौकरी करने का मौका मिल जाएगा, और हो सकता है कि जो बाहर गए हैं भी हो वो भी बिहार के अंदर वापस आकर के काम करने लगे। तीसरा रीजन जो है वो कुछ इस तरह से है कि मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स। कुछ साल पहले शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बिहारियों के लिए कुछ इसी तरह का शेयर होगा और कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू होना है। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को घुसपैठियां भी कहा था और उन्होंने वहां से भगाने की धमकी भी दी गई। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार के लोग आए इसी वजह से महाराष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के सीएम ने तो यह बोला था कि गोवा को पटना के साथ रेलवे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए वरना भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट सीएम या फिर बड़े पद पर बैठे लोगों की तरफ से आने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिकों के दिल में लगने लगता है कि क्राइम फैलाने में बिहारी ही जिम्मेदार है या फिर उनके ही स्टेट में आकर के उनके हिस्से के रोजगार छीने जा रहे हैं। अब नेता लोग हेट स्पीच देकर के बैंक भर के अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले बिहारियों का जीवन उस स्टेट में रहने वाले लोग तबाह कर देते हैं। फिर लोग अपने साथ होने वाले हर अपराध, हर अन्याय का दोषी बिहार के लोगों को मानने लगते हैं। चौथा रीजन जो है वो ये है कि इनइक्वालिटी फॉर वुमन। दोस्तों कहा जाता है कि जब कभी एक वुमन एजुकेट होती है तो वो फैमिली का स्टेटस बदलती है, और यही सेम चीज राज्य या फिर देश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि जहां वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं होता है ना वहां देश की तरक्की हमेशा आपको नीचे ही मिले। बात करें बिहार की तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वालिटी बहुत ही आम सी बात। यहाँ पर जितना प्रेफरेंस लड़कों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है उतना प्रेफरेंस लड़कियों के लिए कभी भी नहीं मिलता, कभी नहीं दिया जाता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस नारे तक सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बजाय उसकी शादी के लिए दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है। क्योंकि बिहार में आज भी दहेज में अगर IAS या IPS हो तो 1 से 3 करोड़ रुपए तक की रकम दी जाती है। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें IAS, IPS या डॉक्टर वगैरह हैं, तो आपको किस किस तरह के दहेज आपको देखने को मिले। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो हर स्टेट में कुछ न कुछ फ्लॉज होते हैं, वैसे ही बिहार में भी कुछ फ्लॉज हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो चेंज बहुत बड़ा लाया जा सकता है। देखो दोस्तों अगर कोई भी स्टेट गरीब होता है ना तो उसके अंदर लोग बहुत सी कमियां गिन सकते हैं, इसके बावजूद भी किसी को ग्रीन कार्ड या अधिकार नहीं मिल जाता कि वो रेसिज्म करे अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों के साथ। क्योंकि जो बिहार हिंदुस्तान के लिए वही हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए। जो बात हम बिहार के लिए बोलते हैं वही बातें पूरी दुनिया हिंदुस्तान के लिए बोलती है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है। दुनिया को देखते भारत को भी देखा जाए तो साफ सफाई में हम किसी न किसी देश से पीछे रह जाएंगे। तो अगर हम बिहारी लोगों के साथ रेसिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो हमारे साथ कभी फॉरेन में जाकर के रेसिज्म हो तो फिर हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देशों में अपने ही लोगों के साथ इस तरह का रेसिज्म सहन करना ये बहुत बुरी बात है, ये एक अपराध है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप ब्रेक द कंफर्ट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशनल और यूथ से रिलेटेड, यूथ के प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके माइंड, उनके मसल्स, उनके मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स बनाते रहता हूं, जो कि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस में आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।